नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर नेहा श्री श्रीवास्तव जी, जो मनोवैज्ञानिक हैं और नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान एक बुक भी लिखी थी, थैंक यू लॉकडाउन। ये आपको दिख रही होगी। ये बुक बहुत ही कम समय में लिखी गई। कैसे लिखी गई इसके बारे में नेहा जी से जानेंगे और हम बात करेंगे आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके की नेगेटिविटी फैल रही है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो थोड़ा इस बुक के बारे में बताइए, थैंक यू लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान आपने लिखा, बताइए कैसे, कितने कम समय में आपने लिखा था इसको? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये किताब मैंने क्यों लिखी। जब कोरोना आया मार्च में, तब ये जो हाहाकार मचा, लोगों की परेशानियां बढ़ी, चिंताएं बढ़ी, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे थे, पेपर में चीज़ें आ रही थी, ऐसे में लगा मुझे कुछ समय बाद कि हम मनोवैज्ञानिकों को इस समय फील्ड में आने की बहुत ज़रूरत है, लोगों को संभालने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हम घर के बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन घर में रहकर सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने एक दिमाग में थॉट आया और मैंने मनोवैज्ञानिक आपके द्वार पर एक मुहिम चलाई और उसमें पूरे भारत के लोगों को जोड़ा। अच्छा। और उसमें जो गुजराती बोल लेते थे, जो बंगाली बोल लेते थे, जो इंग्लिश में अच्छे थे, मैंने सबको जोड़ा। क्योंकि अगर कोई गुजराती में समस्या बता रहा है तो मैं नहीं देख सकती थी, उसको वही देख सकता था। तो ऐसे में मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ना। हम लोग मनोवैज्ञानिक काम करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि समस्या हो जाए, समस्या ना होने पाए इस पर भी हमारा जोर होता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसको देखते हुए कि हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं इस बुरी सिचुएशन में, ऐसे में बहुत सारे आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हाथों हाथ मुझे लिया और अपने मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी प्रॉब्लम्स को देते थे, लोगों की बातें आती थी, रोज मेरे व्यूज छपते थे। मैंने अपना नंबर पूरे 24/7 जारी कर दिया। मुझे लगता है कि लोग लॉकडाउन में बहुत खाली रहे, लेकिन मैं बहुत बिजी रही। मैं दिन भर बात करती थी लोगों से, रात भर कॉल उठाती थी और उसके प्रमाण रहते थे मीडिया में, वो लोग फिर रिपोर्ट करते थे उन चीज़ों को। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि ये जो बातें हैं, ये जो केवल सुन मात्र लेने से, किसी को फ़ोन पे समझा देने मात्र से उसकी प्रॉब्लम कम हो जा रही है, तो यानी किसी को सुन के समझा देना इतनी छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है। तो जो बातें होती थी, अगले दिन मुझे लगा कि इसे लिखना चाहिए। अच्छा। तो मैंने जिस दिन की बात रहती थी उस दिन को लिखती रहती थी और लिखते ये आर्टिकल बना, फिर 5-10 पन्ने बने, फिर करते करते ये लगा कि ये बड़ा होता जा रहा है। पापा का रिटायरमेंट का समय था, तो चूँकि पापा भी लेखन और कवि रहे, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ करूँ जो घर बैठ के मैं यहाँ से उनको डेडिकेट कर सकूँ। तो ये जो लोगों को देखा, लोगों के साथ जुड़ी, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और मैं बताना चाहूँगी कि 2009 से मैं ये काम कर रही हूँ, एमए के बाद से, और अभी तक मैंने कोई क्लिनिक नहीं डाली। इसलिए नहीं डाली क्योंकि अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मैं नहीं जुटा पाई और करना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही मैं क्लिनिक पे जाऊँगी तो मुझे एक फीस लगानी पड़ेगी, कॉमर्शियल करना पड़ेगा। और आज तक लगभग 3000+ केसेस निःशुल्क मैं डील कर चुकी हूँ। और 24/7 मेरा नंबर रहता है। फेसबुक पे लोग मुझे मैसेंजर पे कॉल करते हैं और मैं लगातार लोगों की हेल्प की। मुझे ये पैशन है, मुझे लगता है कि आज कोई आया नहीं, क्या ठीक है, सब लगता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग समस्या लेके ही हमारे पास आए। कैरियर के लिए, बढ़ोतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए भी आ सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई डिप्रेशन में ही आएगा, अच्छी सलाह के लिए भी साइकोलॉजिस्ट के पास आया जा सकता है। तो ऐसे में सर ये हुआ कि ये किताब बातें मैंने उसको फिर बाइफरकेशन किया, टुकड़ों में बांटा। और मेरे पास प्रिंटर भी नहीं था उस समय, नए घर में गई थी, तो मेरे पास शादी के थोड़े दिन हुए थे, सिस्टम भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, इवन दूसरे घर में था। तो मोबाइल पर ही ये करती गई, सुबह चैप्टर लिखती थी, दिन भर की घटनाएं जो टीवी पे देखती थी और लोगों से बात करती थी और लोगों को सोशल मीडिया पर ऑब्जर्व करती थी। आज आपका विषय सोशल मीडिया है, तो ये किताब सोशल मीडिया की ही देन है। अच्छा। तो दिन भर जो लोगों को देखती थी, आप जैसे जर्नलिस्ट को या कवियों को, आर्टिस्ट को, कि हर आदमी अपने अपने तरीके से लोगों को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगा कि नेगेटिविटी बहुत है, तबाही बहुत है, बहुत कुछ है कोरोना के बारे में नेगेटिव। अगर आप आज खोल लें सिस्टम में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर एक मनोवैज्ञानिक भी नकारात्मक शब्द उठाएगा तो इतिहास को क्या बताएगा। तो मुझे लगा कि नेगेटिविटी तो जो है वो दर्ज हो ही रही है, लेकिन एक छोटा सा कैमरा लगा के मैं पॉजिटिव चीज़ों को भी संजोती हूँ। अच्छा। उसको स्टोर करती हूँ कि क्या हम
कितना हम अच्छे बन पा रहे हैं, क्या हम लर्न कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन ने हमको क्या बनाया, किस किस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कभी नहीं देखी थी। तो उस दृष्टिकोण से केवल सकारात्मक चश्मे से मैंने इस किताब को लिखने का प्रयास किया। अच्छा। अब शायद ऐसी है कि इतिहास जब आएगा, इतने साल पुराने तबाही के बारे में पढ़ेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये पॉजिटिविटी भी उड़ेलेगी कि हम में से कितनी सशक्तिकरण, आज हम यूट्यूब पे बैठ के आपके साथ वीडियो बना रहे हैं, शायद ये ट्रेंड वहीं से निकल के आया है सामने। उसके पहले हम लोग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे, गूगल मीट नहीं जानते थे, कोरोना ने बहुत चीज़ें दी, तो ऐसी बहुत सी चीज़ थी और धीरे धीरे सर ये किताब बन गई। और जिस दिन 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने आपदा में अवसर की बात की, ये उसी दिन वाइंड अप हो रही थी। अच्छा। फिर मैंने तुरंत एडिट करके ये शब्द मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने एक्नॉलेजमेंट में इसको डाला कि आपदा में अवसर, इसमें कई डिस्कशन आपको मिलेंगे जो इससे संबंधित थे। और बहुत ही नेचुरली जो भाव है बात करने का वही है ये किताब। ये कोई बहुत साहित्यिक, लिटरेचर, इंग्लिश, हिंदी ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई पारंगत, सामान्य सा व्यक्ति जो पढ़ सकता है वो कोई भी पढ़ सकता है। कहाँ कहाँ उपलब्ध है ये? सर ये अमेज़न पर है, अमेज़न पर ये किताब है और बहुत ही नाम मात्र इसका शुल्क है। और इसमें मैंने ये भी किया कि इससे जो भी थोड़े बहुत पैसे आएंगे, मैंने स्टार्टिंग से अपने पब्लिशर को बोल रखा था कि इससे जो भी चीज़ें आएंगी उसमें मैं इसी कोरोना काल में जिनकी नौकरी गई, फीस नहीं जनरेट हुई, वो पूरे पैसे मैं उन लोगों को देती जाऊँगा। अच्छा। तो ये एक मेरा एम था कि इस किताब को लोग पढ़ के एनर्जी भी फील करें, पॉजिटिविटी भी लाएं और इसके पैसे का सही उपयोग भी हो सके। गृह मंत्रालय की लाइब्रेरी में भी गई और वहाँ के एक अधिकारी ने मुझे अप्रिशिएशन भी किया और वो इंचार्ज थी, उनके हाथ ये बुक लगी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है उनका। अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ की प्रशंसा करने वाले, और आप कुछ अच्छा करते हैं अच्छी नीयत से तो उसको समझने वाले लोग दुनिया में होते हैं। तो ये किताब बस हो गई, इसने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत सारे 2-3 अवार्ड्स दिलाए इस किताब ने। अच्छा। और अप्रिशिएशन मिला तो लगा कि कुछ अच्छा कर दिया, तो यही मोटिवेशन है। तो आगे भी लेखन की यात्रा में कुछ क्या कुछ ना कुछ चल रहा है, अब जल्दी सामने आएगा, देखते हैं क्या लिखते हैं। अच्छा, तो ये तो थी दोस्तों किताब की बात। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। जी। आप मनोविज्ञान की दृष्टि से बताइए कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसका खासतौर से महिला लड़कियों पे क्या असर हो रहा है? देखिए, सोशल मीडिया को मैं बहुत नेगेटिव नहीं मानती हूँ। सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ मीडिया, जितने सारे मीडिया है उसमें एक सोशल मीडिया है जहाँ पे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया का एम क्या है? एक दूसरे को जुड़ना, अच्छी चीज़ों का फैलाव करना, सशक्त बनाना। और एक सोशल मीडिया अब इतने सारे लोग जानेंगे कि ये किताब भी किसी ने लिखी, आपके थ्रू जानेंगे, तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट ही है कि एक महिला ने ऐसा भी कोई काम किया है। तो सोशल मीडिया के फ़ायदे बहुत हैं, बशर्ते आपका नज़रिया उसके प्रति क्या है। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह का एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप चाहें तो उसको पॉजिटिवली इससे इन्वॉल्व हो जाए, या तो आप उसको आलोचना का घर बना दें। तो सोशल मीडिया है बहुत अच्छी चीज़, लेकिन मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल नेगेटिविटी का गढ़ बना दिया है, आक्रामकता का गढ़ बना दिया है, ईर्ष्या का गढ़ बना दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुंह से क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जब वो पब्लिक में जा रहा है तो लोगों में उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो अगर हम कोई नेगेटिव चीज़ कर रहे हैं या कोई एक गलत शब्द बोल दे रहे हैं, तो उससे कितने लोग प्रभावित होकर उसको फॉलो करने वाले हैं, ये बोलने वाले को भी पता नहीं होता है। तो सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है, बहुत सारे लोगों के टैलेंट को वो सामने लेकर आया है, बहुत सारे लोगों को आर्थिक मदद भी की है। इस कोरोना काल में सोशल मीडिया ने जो अपना रोल निभाया है वो कभी भूला नहीं जा सकता। कि एक मैं देखती हूँ कितने सारे मेरे साथी जुड़े हैं फेसबुक पे, जो लिखते रहते हैं पूरे टाइम कि ब्लड की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, और लोग फटाफट करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, तभी दुनिया चल रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो डमरू बजाते रहते हैं पूरे टाइम, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए। तो इसके पीछे क्या कोई बाजार है? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बिल्कुल है, जिससे कुछ पैसे मिलते हैं, इसलिए लोग जानबूझ के गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अनजाने में बोल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जानबूझ के लोग गलत बोल रहे हैं। गलत, ये जो कंटेंट क्रिएशन की बात आज हो रही है ना, कंटेंट क्रिएशन करिए, क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, फेसबुक से मिल रहा है, इंस्टाग्राम से मिल रहा है, यूट्यूब से मिल रहा है। तो पैसा कमाने का मतलब है कि या तो मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक मत कर लूँ, या तो मैं डकैती डालूँ,
कि इतना चुरा के लाओगे तो तुम्हें इतना मिलेगा। भाई पैसा तो वो भी कमा रहा है ना, जो चोरी कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है, जो टेररिज्म में है उसको भी पैसा मिल रहा है, तो फ्री में तो कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपने रास्ता क्या चुना है ये बहुत हद तक आप मायने रखता है। मैं देख रही हूँ कि अभी हाल में ही एक कोई पर्सन मुझसे मिला, कोई बहुत क्लोज पर्सन है, उसने मुझसे कहा कि अब मैं नेगेटिव चीज़ें लिखूंगी, मैं ये नहीं बताऊंगी कि वो कौन है, लिखूंगी। तो मैंने उसको, क्योंकि वो जानने वाला था, मैंने उसको समझाया कि क्यों लिखोगे, नेगेटिव क्यों लिखना है। तो उसने बोला मुझे कि आपको नहीं पता शायद, उसी से लोगों का ध्यान जाता है, उसी से टीआरपी मैंने भी कुछ दिन पहले लिखा था, टीआरपी इज अ डिसऑर्डर, जस्ट काइंड ऑफ डिसऑर्डर, कि ये एक ना रिस्क लेने की लोगों को बीमारी हो गई है, उसी के तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने कहा कि उस अच्छी बात बोलोगे या अच्छी बातें संदेश दोगे तो लोग नहीं सुनेंगे, कि नहीं सुनेंगे, लेकिन उसी में जब आप कुछ ऐसी बातें अगेंस्ट बोलोगे या अगेंस्ट करोगे तो लोग ज़रूर सुनेंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो उसमें लोग हमें पसंद करें या ना करें, मुझे देखेंगे जो आपने कही व्यूज़, तो उन्हें व्यूज़ बढ़ाने, उनको बीमारी है कि हमें लाइक कमेंट, क्योंकि भाई जिसने अपना रोजगार उस पर क्रिएट कर लिया है, पैसे उसको आ रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं देख रही हूँ पैसे कमा रहे हैं फिर भी वो गरीब बता रहे हैं खुद को, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो आपको भी पता है कि मिलियन फॉलोवर्स और लाख फॉलोवर्स और करोड़ फॉलोवर्स में उनकी अर्निंग का क्या रूप होगा। वो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि हमारा जो समाज है बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लोगों को एक्सपोजर हर तरह का नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन का एक गढ़ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ें आपको लगता है कि हितकारी नहीं है, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। उनकी सबसे बड़ी सजा यही है कि आप उन्हें देखें ही ना। हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं के वीडियोज ले लेके हम अपने पे डाल दे रहे हैं, हम उन्हीं के चीज़ों को चला रहे हैं, तो हम पब्लिसिटी तो उसकी यूं ही कर रहे हैं। तो जो चीज़ पसंद ना हो उसको हट, क्योंकि वो यही चाह रहा है कि हमारी नेगेटिविटी को फैलाओ, क्योंकि एक तबका इसको पॉजिटिव मानने को तैयार है। तो केवल एक सेक्टर में नहीं, आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा। तो कंटेंट क्रिएशन का कोई लेवल नहीं रह गया है, कोई किसी भी हद तक जाने को तैयार है ना, उसको फिजिकली, सोशली, इमोशनली किसी चीज़ पर कोई, और उसमें मज़े की बात पूरा परिवार शामिल है। उसमें आप देखेंगे उनके पति भी बैठे हैं, उसमें आप देखेंगे उनके मम्मी पापा भी बैठे हैं, उनकी दीदी भी बैठी हैं। यहाँ हम लोग अपने परिवार में लगता है कि गलत तरीके से बैठ गए तो टोक दिया जाता है कि तमीज़ से बैठो, तो लगता है कि सॉरी पापा, लेकिन ये घर में पूरा सामूहिक बदतमीजी का ये जो वो चल रहा है कि हम साथ में मिलके, क्योंकि हमें पैसा कमाना है। नॉर्मल कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, अब हम तब से बैठे, कोई ध्यान ही ना दे रहा हो, तो हम कुछ उठा के पटक दें, हर आदमी हमको देखने लगेगा कि भाई क्या हो गया इनको। तो आप कुछ भी अलग करेंगे ना तो ध्यान उस पर जाएगा, नहीं तो आप वेशभूषा अलग कर लें, नहीं तो उठपटांग बोलें ही, नहीं तो नाचने कूदने लगे उल्टा सीधा, तो जाहिर सी बात है लोग आप पर ध्यान देंगे। तो उनको ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको ये है कि हमें इससे पब्लिसिटी चाहिए। सुबह 1000 व्यूज़ थे तो शाम तक 5000 हो जाने चाहिए, और पैसा तो जो आएगा, लोग देखो कैसे देख ये चीज़ बहुत और बहुत सारे लोग तो उसके जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, डोनेशन भी ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, और मज़े की बात ये है कि उससे लोग प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो लोग अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, वो ऐसे लोग को इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनका इंटरव्यू लेंगे तो वो उनकी फ़ोटो अपने पे डालेंगे, तो इनके तो 5000 लोग देख रहे थे, लेकिन जो गलत कंटेंट क्रिएटर है उस पर तो करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो हमको भी लोग इसी बहाने जानेंगे कि हम भी कोई हैं। तो मानसिकता कहीं रुकी नहीं रही है, वो पूरी एक चेन है जो लोगों तक चलती चली जा रही है। मतलब जो टीआरपी है एक डिसऑर्डर है। हाँ बिल्कुल, टीआरपी अच्छी चीज़ है। मैं टीआरपी, हर आदमी, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरी पब्लिसिटी, लोग मुझे जाने, क्या मैं नहीं चाहूँगी? ये एक सामान्य सा स्वभाव है इंसान का। जो इंसान भी सोशल लाइफ में है, आप हैं, मैं हूँ, तो मैं क्या चाहूँगी नहीं लोग मुझे, मेरी बात सुने, मुझसे जुड़े, ज़रूर चाहूँगी, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है? हम समाज में सच में जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को दूर करना चाहती हूँ, या मैं उठपटांग कुछ भी करके उनको अपने से एंगेज रखना चाहती हूँ? कुछ लोग चुटकुले में देखेंगे मुझे, और कुछ लोग ज्ञान के लिए देखेंगे, भाई इनको सुनो, उनको सुन के दिमाग हल्का होता है। तो दो तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो आपकी दो पर्सनालिटी की खूबियाँ हो गई, आपका लेखन और आपका मनोविज्ञान। आपकी पॉलिटिकल रुचि भी है। हाँ, मेरी पॉलिटिकल रुचि है। बताइए उसके बारे में, क्या है आगे की तैयारी? देखिए, पॉलिटिकल रुचि मेरी है, इस बात को मैं कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, क्योंकि ये आज का सपना नहीं है। लोग बाई चांस जाते होंगे, लेकिन ये मेरा ड्रीम है। और
मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा एक सपना रहता था कि मैं लीडरशिप करूं। जब पॉलिटिक्स को समझती भी नहीं थी तभी मुझे लगता था कि ऐसी फील्ड में कब मुझे मौका मिलेगा। पापा से पूछती थी, पापा कैसे लीडर्स बनते, कैसे जाते हैं? पापा कहते पढ़ाई करो। ठीक है, तो स्कूल में भी रही, मैं कैप्टन रही, अयोध्या से स्कूलिंग है मेरी, और हमेशा रहा कि भीड़ में कुछ अलग काम मिले मुझे। मतलब वो बैठ कर ताली बजाने की कभी चाहत नहीं थी, और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज तक स्कूल लाइफ से नौकरी तक मुझे डाइस पे ही रहने का मौका मिलता है, नीचे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि हम काम करते हैं, मुझे शौक है चीज़ों को बढ़ के आगे करने का, इसलिए अवसर मिलता है और मैं उसको पूरे कमिटमेंट के साथ करती हूँ। तो लीडरशिप मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपके अंदर वो चीज़ है कि लोग आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, ये बात आपको पता चल जाती है। यहाँ तक आते आते एक एनर्जी आपको मिल जाती है कि आप किसी लायक हैं नहीं हैं, क्योंकि खुद से ज़्यादा इंसान दुनिया में किसी को नहीं जानता। जितना मैं जानती हूँ खुद को, उतना पेरेंट्स भी जानते हैं, तब भी एक लिमिटेशन है। तो ये मेरा सर था, और मैं BA MA लखनऊ विश्वविद्यालय से किया, और इंटर मैंने अयोध्या से किया है। और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय गोल्ड मेडलिस्ट रही MA में, और 2 गवर्नर अवार्ड रहे मेरे, बेस्ट विमेन कैंडिडेट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, और बेस्ट सोशल एक्टिविटी के लिए मुझे अवार्ड्स मिले। मोर देन 50 अवार्ड के आसपास कल्चरल सोशल मिलते रहे, और 7 साल 8 साल हॉस्टल प्रेसिडेंट भी रही, और वहाँ पर डील करती रही। और मेरा बड़ा ख्वाब था कि मैं छात्र संघ का इलेक्शन लड़ूं, और मेरे साथ जो शिक्षक थे और जो पूरा समूह था, बहुत मुझे प्रमोट करने वाले लोग थे कि बोनाफाइड टॉपर कैंडिडेट पहली बार मैदान में उतरेगा। तो मैं तब तक ज्वाइन कर चुकी थी नौकरी भी, लेकिन अंदर से सबका पूरा सपोर्ट कर रहा था मुझे। लेकिन अच्छा हुआ कि बैनर पोस्टर नहीं लगाया, क्योंकि इलेक्शन ही खत्म हो गया, तो इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। तो क्योंकि छात्र जो संघ होता है वो एक बड़ी जगह होती है आपको आइडेंटिटी मिलने के लिए कि आप इस फील्ड के लिए बने हैं। पॉलिटिक्स की नर्सरी कही हाँ, जाती है। कह सकते हैं आप, बिल्कुल पॉलिटिक्स की नर्सरी, कारखाना पहचानने की एक वो। तो मैं वहाँ पर लीडर रोल में तो रही, लेकिन एकेडमिकली रही, कल्चरली रही, पॉलिटिकली नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं। तो विद्यार्थी परिषद में मैं आज से नहीं, क्लास 9 से ही जुड़ी रही हूँ। कई बार अवार्ड भी विद्यार्थी परिषद मुझे दे चुका है, और मैं लगातार काम करती रही। और जब भी कुछ भी अच्छी चीज़ें होती थी कि कार्यक्रम है, शिक्षक का है या बच्चों का है, तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती थी। अच्छा। तो आज भी जुड़ाव है उस चीज़ों से। तो लीडरशिप की एक चाह तो है, और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में और अच्छा करूँ। और मैंने 2012 में भाजपा ज्वाइन भी की, और भाजपा में मैं महिला जो आपकी कमेटी कार्य समिति सदस्य रही, और उसमें भी काम किया। और लेकिन वही है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं पॉलिटिकली, क्योंकि मैं नौकरी में भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, तो हर चीज़ का एक सही समय होता है कि आपको कब क्या करना है। बाकी पार्टी के लिए हमारा पूरा परिवार ही है और हम सब हैं, और जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी हम बढ़ चढ़ के चीज़ों को करते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो क्या है, आगे क्या होता है, ये तो वक्त पे छोड़ देते हैं। अच्छा, आपके ज़माने की हॉस्टल लाइफ और आज की लड़कियों की दृष्टि से हॉस्टल लाइफ में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मतलब मैं बहुत पुराना ज़माना भी नहीं हुआ मेरा, मैं 2012 तक तो हॉस्टल में रही। हाँ, तो 10 साल हो गया ना? हाँ, 10 साल हो गया। तो हॉस्टल का एक माहौल मोबाइल लेस था। किसी किसी के पास रहता था नोकिया 2600 लेके, तो वो बड़ा ही पीसी हो जाता था बेचारे का मोबाइल, सबका फ़ोन क्योंकि उसी पे आता था। तो अब क्या है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। पहले की कनेक्टिविटी और अब की कनेक्टिविटी में फ़र्क, नो डाउट बच्चे क्रिएटिव हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, पहले भी थे आज भी हैं, और अब के बच्चे और स्मार्ट हैं, उनके पास और टेक्निक्स हैं और थॉट्स हैं। ऐसा नहीं है कि थॉट की कोई कमी है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन की कमी तो है, क्योंकि उनका मोबाइल और उनकी अपनी सर्कल ने उनको थोड़ा सा बांध रखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों से इंटरेक्शन करना, कि हम गए हैं अपने सीनियर्स के साथ समय गुजार रहे हैं, घूम रहे हैं, घंटों वॉक कर रहे हैं हॉस्टल कैंपस में, वो सब चीज़ों में थोड़ा तो फ़र्क दिखता है। और वो थॉट प्रोसेस जनरेशन का भी 10 साल का जनरेशन गैप भी पूरा फैशन में भी बदलाव होगा। फैशन में भी बदलाव हुआ है, नहीं फैशन कम नहीं था हमारे हॉस्टल में फैशन भी बहुत था, और सब जो भी तैयार होकर निकलता था तो सबको यही लगता था कि किसी से मिलने ही जा रहा है। हाँ। क्योंकि हॉस्टल में एक परंपरा होती है, सब एक दूसरे को चढ़ाते हैं, क्योंकि तैयार होने का मतलब है कि वो कहीं जा रहा है, मतलब वो अपने काम से नहीं जा सकता। नए नाम भी रख देते हैं। बिल्कुल, नए नए नाम, या वो किसी के साथ दिख गया तो उसको उसके साथ जोड़ देते थे। खैर, अब कोई व्यक्ति है उस तरह के, तो वो उसके लिए सीरियस मैटर था।
बट जो नहीं है उसके लिए वो मजाक तफरी का था। मजाक था। होना चाहिए, ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत समय हॉस्टल होता है, और जिसका हॉस्टल का एक्सपीरियंस अच्छा है वो ऐसे ही बैठ के बताएगा, जिसने कुछ नेगेटिव वहाँ से पाया है वो इससे कतराएगा। तो हॉस्टल आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, आपको एक अच्छा जीवन देता है, इतने सारे लोगों के साथ रहना सिखाता है, वॉशरूम शेयर करना सिखाता है, बाल्टी शेयर करना सिखाता है, थाली शेयर करना सिखाता है। ये छोटी बातें नहीं है, ये एक 17-18-19 साल के बच्चों में ये शेयरिंग, और इतने सारे लोगों 500, मेरे हॉस्टल में तो बहुत लड़कियां रहती थी, 300-400 लड़कियां, तो एक साथ में इतने लोगों के से लिए रहना, उनके साथ जुड़ना, ये छोटी बात नहीं है। तो ये हॉस्टल का अनुभव मेरा बहुत अच्छा है, और मैं तो बहुत एक्टिव रही वहाँ पर हॉस्टल में, और आज भी वहाँ की मेमोरीज मुझे बहुत मेस्मराइज करती हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के इस जर्नी को और हॉस्टल लाइफ को मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, कुछ और आप कहना चाहती हैं जो महिलाएं हैं या पेरेंट्स हैं उनके लिए? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ महिलाओं, पेरेंट्स इन जनरल, अगर आपने कहा है कि हम लोग अपने आप के आगे रिश्तों को थोड़ा पीछे छोड़ते जा रहे हैं, रिश्तों की प्रायोरिटीज हमारी कम हो गई हैं, रिश्ते हमारे लिए अवसरवादिता बनते जा रहे हैं, जिससे जितनी ज़रूरत, जितना काम उतना ही रिश्ता। तो ये चीज़ क्या हो रहा है कि ये परिवार में, बच्चों के संस्कार में, हर चीज़ में चीज़ें आ रही हैं, और लोगों को लग रहा है कि हम एकाकी परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, और संयुक्त परिवारों से मोर्चा लेके एकदम अपना सब कुछ अलग, मैं, मेरे बच्चे और वो, ये वाली स्थिति। तो आने वाले समय में ये चीज़ें आपको रिटर्न होगी। जैसा माहौल हम घर में क्रिएट कर रहे हैं, वैसी चीज़ें कल उससे बदतर ना हमारे साथ हो जाए, ये हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चों को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में उनकी परवरिश करें, और उनको सबसे जुड़ने की, एक घर में हर रिश्तों की, कि बाबा का क्या मतलब है, दादी का क्या मतलब है, टीचर का क्या मतलब है, ये शिक्षा घर से मिलती है, तो इसका बहुत असर होता है जीवन पर। वो कहते हैं ना कि अगर आप आम का पेड़ बोओगे तभी आम खाओगे। हाँ, ऑब्वियसली उसमें से कुछ और तो नहीं निकल सकता। हाँ। तो जैसे आप संस्कार दोगे बच्चों को, वैसे ही आप उनको देखोगे। बिल्कुल। नेहा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ रहे। धन्यवाद।